ओके, तो वेलकम अगेन इन संजय पांडे क्लासेस। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हो चुके हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशन पर डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लेक्चर स्टार्ट होगा और इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स का डायरेक्शन कैसा कैलकुलेट करेंगे, कितने रूल्स हैं, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे आज, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। हेडिंग लगा दीजिए। हेडिंग रहेगा आपका फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यही हेडिंग है आपकी। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो तभी उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इस बात को बताया लॉरेंज ने। किसने? लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो, क्या कर रहा हो? मोशन, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये उन्होंने बताया, और इस फोर्स को उन्होंने कहा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो पहला काम करेंगे, हमें डेफिनेशन में लिखेंगे क्या कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। अपने मोशन के परपेंडिकुलर क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इसी फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो लिखिए इसमें व्हेन, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, then uniform magnetic field, then it experiences a force, experiences a force perpendicular to its motion, perpendicular to its motion, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। ये भी हम कह सकते हैं इसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली एफ से या एफ एम से, ठीक है। आप एफ एम भी दिखा सकती हो और सिर्फ एफ भी बता सकती हो, ठीक है। तो आप लोग ये बता सकते हो, ठीक है। एफ से दिखा दोगे या एफ एम से। एफ एम का भी मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ हम बताएंगे कि एफ क्या है? फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा? बाय एक्सपेरिमेंटली लॉरेंज ने इस बात को बताया है। कैसे बताया है? मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनी हुई है। किस डायरेक्शन में? ऐसे। इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। यहाँ ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे। इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड से
थीटा एंगल बनाते हुए क्यू चार्ज मान लो v स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है ना। कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल। तो इस पर इसके मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एक फोर्स इस पर एग्जर्ट होता है एफ एम, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये हमेशा मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ना। मोशन के ये एक्चुअल में अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल, अगर हम बात इसको 3D बनाए तो ये तो हवा में बनेगा, है कि नहीं। किधर बनेगा, ये हवा में बनेगा। लेकिन हम बना नहीं सकते ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस दिखा रहे हैं इसको, तो ऐसे है, ऐसे है। क्लियर। मतलब मोशन इधर हो रहा है थीटा एंगल बनाते हुए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो फोर्स है मोशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ मोशन के ही परपेंडिकुलर होगा, ये फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो इसका ये डायरेक्शन होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। क्लियर। ये लॉरेंज ने बताया। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है एफएम या एफ, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पे। किस पर डिपेंड करता है, हाँ, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। इसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उस पर उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है ना। और ये जो हमारा एफ एम है, ये डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्यू का मतलब से 10 कूलम चार्ज है, आप 50 कूलम रख देंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, 100 कूलम रख देंगे तो ज़्यादा चार्ज फोर्स लगेगा, है ना। मतलब इसका अमाउंट जितना ज़्यादा रहेगा, वैल्यू इसकी, है ना। आप 10 कूलम लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कम फोर्स लगेगा, वही 50 कूलम लेके करेंगे तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो ये बाय एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बताया कि ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और ये चार्ज की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। और एफएम डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पर। इसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। कम इंटेंसिटी का फील्ड होगा तो कम फोर्स अप्लाई करेगा। तो इन तीनों पर डिपेंड करता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया। साथ में एक और एक्सपेरिमेंट किया, अगर V और B के बीच एंगल जो है, ये जो एंगल है, अगर ये V और B दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तब फोर्स नहीं लगता है। इन्होंने ये ऑब्जर्व क्या किया, अगर B और V दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब जैसे कुछ एंगल बनता है, एंगल बनता है, हाँ, तो वो एंगल बनते ही फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब एंगल की एक कोई कंपोनेंट होगा जो इसके डायरेक्शन में फोर्स नहीं अप्लाई करता। मतलब अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो उन्होंने कहा ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, मतलब एक एंगल की वो वैल्यू हम लें जिस पर F डिपेंड करे, तो उन्होंने कहा कि ये एंगल जितना ज़्यादा बनेगा, तो मैक्सिमम अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री का बनाए, अगर वेलोसिटी ऐसे हो इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो मैक्सिमम किस 90 डिग्री की वैल्यू किस पर होती है, मैक्सिमम साइन 90 की होती है। तो साइन 90 क्या होती है, वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। कॉस 90 की 0 हो जाती है ना। तो उन्होंने कहा कि जो ये एंगल बन रहा है उसके साइन पर डिपेंड करेगा। मतलब एफएम हमारा डिपेंड करता है साइन थीटा पे। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, या अगर इसका कंपोनेंट हम कर लें, इधर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा, तो V साइन थीटा पर डिपेंड करता है। चाहे ऐसे समझ लीजिए, या हमारा मैग्नेटिक फोर्स साइन थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो बात एक ही होगी। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया और इसको क्या किया उन्होंने, कंबाइंड किया। तो कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, कंबाइंड करेंगे तो FM प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, और इसे हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे K QVB साइन थीटा। K की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, तो FM कितना आएगा QVB साइन थीटा। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स का एक जनरल फार्मूला, इक्वेशन नंबर 1। ये K जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू उन्होंने 1 लिया है, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। तो यहां तक नोट कर लिया, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इरेज, और यहां कुछ केस पर डिस्कशन करेंगे। केस पर, जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट अगर हम बात करें, ये लॉरेंज ने एक्सपेरिमेंटली बताया, इफ वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, मतलब चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, दैट इज चार्ज इज इन रेस्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट V0, तो फोर्स क्या होगा 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी, है ना, ये FM है, मैग्नेटिक फोर्स 0। केस सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, है ना। इफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो, लगभग 0 हो, देन तभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या होगा 0 होगा, ठीक है। केस थर्ड, अगर हमारा चार्ज मोशन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो इस केस में भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इन 3 केस को बहुत ध्यान से समझना। वेलोसिटी 0 मतलब चार्ज रेस्ट में है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, 0 है लगभग, तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट जा रहा हो, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 या 180 डिग्री वैल्यू 0 होती है। इतनी बात ज़रूर नोट करें आप सभी। फिर केस फोर्थ में हम मैक्सिमम कब होगा वो बात करेंगे। हाँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना। अब ये फोर्स हमारा मैक्सिमम कब होगा वो हम चेक करेंगे। तो केस फोर्थ लगाएंगे, अब इसे इरेज कर दें, नोट कर लिया, ओके। केस फोर्थ, केस फोर्थ क्या लेंगे, जब वेलोसिटी अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को देंगे तो एक फिक्स वेलोसिटी देंगे, है ना, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी। चार्ज का जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ वो भी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको थ्रो मोशन करा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा ना, वो उसके मोशन के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। मतलब जो उसका मोशन है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन पे, मतलब उसके साइन पर डिपेंड करेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। तो केस फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है सब,
परपेंडिकुलर, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। फोर्स क्या होगा? हाँ, विल बी मैक्सिमम। तो ये कितना आएगा? F इक्वल टू क्यू वी बी। ये मैक्सिमम फोर्स है, Fm इक्वल टू क्यू वी बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जब भी मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे तो हम क्यू वी बी बताएंगे, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए क्यू वी बी साइन थीटा यूज करेंगे। मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है तो यही, मतलब इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता, यही मैक्सिमम फोर्स है क्यू वी बी। क्लियर? अब आप इससे, इस फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला पढ़ रखा है। अब यहां से हम एक और यूनिट निकालेंगे। तो बाई इक्वेशन सेकेंड, B इक्वल टू Fm बाई क्यू वी। तो Fm क्या होता है हमारा? न्यूटन। फोर्स है तो न्यूटन होगी इसकी। चार्ज का कूलम, इसका मीटर पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को एक साथ ले लो तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं बराबर न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। क्या? बी मैग्नेटिक फील्ड है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते किससे हैं? बी से। चाहे मैग्नेटिक फील्ड कहें या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना लंबा बोलने से अच्छा है कि मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, आप समझ गए बी निकालना है। उसकी इंटेंसिटी का ही सेंस है भाई। फील्ड मतलब क्या होता है? एक फील्ड होता है, हो गया। तो उस फील्ड में क्या करोगे? हाँ, वहाँ फुल्की चाउमीन बेचोगे फील्ड में। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये कूलम पर सेकेंड आ जाएगा नीचे, एम्पियर हो जाएगा इनटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है और ये टेस्ला के बराबर होता है। हाँ, ये टेस्ला के बराबर होता है। किसके बराबर? टेस्ला। तो आप कह सकते हो 1 टेस्ला कितना होता है? ये होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। न्यूटन पर एम्पियर, तो ये भी एक क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई। क्लियर है? तो ये कुल कितने केस हो गए? 4 केस हो गए। और चारों केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम होगा क्यू ए बी। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम होगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि क्लियर है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए हैं। स्ट्रेट वायर करंट, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर निकालना, एक्सिस पर निकालना, है ना। और एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ाया पिछले लेक्चर में, वही सिखाया मैंने आपको, है ना। तो शायद ये 4th लेक्चर ही है आपका। और ये था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के और मोशन के। ये तो हमने बता दिया, लॉरेंज ने बता दिया। लेकिन इस लॉ को कैसे और हम लोग किसी भी सवाल में, किसी भी न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे, है ना। कैसे जानेंगे कि इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बताया है फ्लेमिंग ने। अपने 2 रूल दिए हैं। एक दिया इन्होंने लेफ्ट हैंड थंब रूल, मतलब लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा इन्होंने दिया है राइट हैंड पाम रूल, है ना। पाम मतलब ये हथेली, इसका रूल दिया है इन्होंने फ्लेमिंग ने। और लेफ्ट हैंड का फिंगर वाली रूल दिया है इन्होंने, तो इसको लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। क्लियर? तो हेडिंग अब आपका रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि भी तो ये जो हमने फोर्स निकाला, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ये क्या है? अब हम निकालेंगे
टोटल लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज फोर्स। तो हेडिंग लगा दीजिए लॉरेंज फोर्स। क्या हेडिंग रहेगा? लॉरेंज फोर्स। LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स हम लोग निकालेंगे। तो ये लॉरेंज फोर्स तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक ऐसे फील्ड में मोशन कर रहा हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। क्या हो? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और हमारा जो फोर्स लग रहा हो वो फोर्स मैक्सिमम की बात करें। किसकी बात करें? मैक्सिमम की बात करें। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां है चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, ठीक है ना? तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बोल लगेगा ना? पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। बोलो सही है? अब यही कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड पर मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड की क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर मोशन करना चाहिए। किधर मोशन करना चाहिए? परपेंडिकुलर मोशन करना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर? जब इस डायरेक्शन में है तो इसका मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जो फोर्स लगेगा किधर रहेगा? इसके और इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा हम इस पर, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, Fm। बोलो क्लियर है? और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड में मोशन कर रहा है। जब दोनों फील्ड में मोशन कर रहा है तो एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक फोर्स लगेगा, तो इस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक इधर काम करेगा और एक फोर्स इधर काम करेगा। तो दो फोर्स का क्या होता है? रिजल्टेंट लेते हैं हम लोग। तो बात की कहानी है। अभी सिर्फ जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा Fe। ये होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना होगा? कहोगे वेक्टर Fm इक्वल टू, मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे तो V क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा आपका। उसके नीचे आप एक नोट कर लीजिए सब, जो लास्ट में आपने क्या बनाया था QVB ना, उसके नीचे जस्ट एक लाइन में लिखिए वेक्टर फॉर्म। हाँ, वेक्टर फॉर्म कितना होगा? वेक्टर Fm इक्वल टू QV क्रॉस B, वेक्टर Fm इक्वल टू QV क्रॉस B। थोड़ा स्पेस होगा तो आप लोग उसमें नोट कर सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना? अब उसमें हेडिंग में आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे इसको। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों को लॉरेंज ने क्या किया? ऐड कर दिया। क्या किया? ऐड कर दिया। उन्होंने कहा टोटल फोर्स F, मतलब नेट कितना? उन्होंने कहा वेक्टर Fe प्लस वेक्टर Fm, ये उन्होंने टोटल फोर्स बोला। क्या बोला? Fe प्लस Fm। अब Fe और Fm की वैल्यू पुट करेंगे तो F नेट कितना आएगा? Q वेक्टर E प्लस Q V क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, है ना? दोनों में Q कॉमन ले लेंगे तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? Q
वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस बी, इसी फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स। इसी फोर्स का नाम क्या है? हाँ, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है ना? तो आप लोग ये इसको वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। तो लिखिए इसका डिफिनीशन। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें वेलोसिटी सेलेक्टर की अगर मैं बात करूं, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मुझे सेलेक्ट करनी है कि एक ऐसी वेलोसिटी मिल जाए जिससे कि इस पर नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो, तो हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे कि नेट फोर्स क्या हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और Fm दोनों क्या हो, इक्वल हो और अपोजिट हो, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना? तो चेंज द पैराग्राफ लिखिए, उसमें इफ वी एडजस्ट electric field and magnetic field such as electric field and magnetic field such as net force on the charge particle, net force on the charge particle is zero, लिखा। then the velocity is called velocity selector, that is हम कहेंगे यहाँ पे क्या, वेक्टर Fe माइनस वेक्टर Fm इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। नेट फोर्स मतलब ये इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। इसे ट्रांसफर करेंगे तो Fe क्या हो जाएगा, Fm के इक्वल रहेगा। क्लियर? ओके। तो Fe का जो मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं इसका, और टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली, हाँ, जब सेम डायरेक्शन लगे तो फिर मैक्स दोनों एक ही, तो कोई रिजल्ट, तब वेलोसिटी सेलेक्टर कहाँ मिलेगा? हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि एक ऐसी वेलोसिटी मिल जाए कि इन फोर्स के कारण हमें वो चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ नज़र ना आए। ठीक है ना? वो एक ऐसी वेलोसिटी से मोशन करे जिस पर कि ये फोर्स का कोई रीज़न ना मिले, मतलब इस फोर्स से मोशन कर रहा है या इस फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। हाँ, मतलब नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो, और वो मोशन कर रहा हो किसी स्पीड से, एक वेलोसिटी से, तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। और हमने सेलेक्ट किया तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ही वैल्यू एडजस्ट करेंगे और क्या करेंगे, Fe और Fm की वैल्यू बराबर कर देंगे। तो यानी हम Fe बराबर क्या कह सकते हैं, Fm, और ये Fm मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे, और ये भी मैक्सिमम होगा, यानी Q इंटू क्या होगा, E, और ये होगा QVB। Q से Q मर गया तो यहाँ से V निकालेंगे, क्या आएगा, E/B, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वही वेलोसिटी सेलेक्टर होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हो गया। V = E/B, यही है वेलोसिटी सेलेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है उसी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि एडजस्ट किया B और E की वैल्यू को कुछ इस प्रकार से कि नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यही था लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जब भी आपसे कहा जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिला करके बताओगे, Fe प्लस Fm। ये लॉरेंट फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फोर्स अगर आपसे कोई पूछे तो सिर्फ Fm बताएंगे। क्या बताएंगे? Fm। अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। उसके लिए रूल, तो हेडिंग रहेगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। रूल्स फॉर determining the direction of magnetic force। तो फर्स्ट इसमें नंबर रहेगा, हेडिंग रहेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। है 10th में, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे, ज़रूरी है। अपना लेफ्ट हैंड बनाइए ऐसे, 2 फिंगर मुड़ा रहेगा, देखिए पहले ऐसे ले जाइए, ऐसे इतनी मोटी उंगली, ठीक, थोड़ी पतली रखिए पहली वाली। ये उंगली हो गई, यहाँ से ये ऐसे, है ना, यूं, थंब इतना मोटा, उसके बाद यहाँ से ये यूं, हाँ ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ से ये, कुछ यूं बनेगा हमारा फिंगर, सही है ना। तो ये है लेफ्ट हैंड हमारा। ये हमेशा शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज कह लीजिए। तो ये जो थंब है वो बताता है मैग्नेटिक फोर्स को। किसको बताता है? मैग्नेटिक फोर्स को। क्लियर? आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर, और सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? चार्ज का मोशन। दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की क्या होगा? परपेंडिकुलर थंब की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ना? तो पहला रूल ये है। दूसरा है आपका राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये क्या कहता है? हम अपने राइट हैंड को कुछ इस प्रकार से फैलाएंगे इस प्रकार से फैलाएंगे कि स्ट्रेच्ड फिंगर और थंब बोथ आर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ऐसे। ये जो स्ट्रेच्ड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, और ये बताएगा मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज के डायरेक्शन को, या कह लीजिए करंट का डायरेक्शन। तो ये क्या बताएगा? जो पुशिंग डायरेक्शन है पाम का, पुशिंग डायरेक्शन, वो बताएगा क्या? फोर्स। ठीक है ना? जो पुशिंग डायरेक्शन होगा, थप्पड़ मारने वाला, है ना, ऐसे, किधर देखो, ऐसे, ये बताएगा हमारा क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये करंट का या चार्ज के मोशन का, तो ये किधर होगा? फोर्स का, पुशिंग डायरेक्शन। क्लियर?
लेफ्ट हैंड थंब में क्या होगा, ये है 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ये है थंब। 4 फिंगर को डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। और ये क्या बताएगा कि चार्ज मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन लगेगा जिधर हमारा थंब है। क्लियर है ना? तो ये 2 डायरेक्शन, 2 रूल्स कह लीजिए, किसके लिए है? फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए है। तो आप इसे हेडिंग बना के ड्रॉ कर लीजिए, स्टेटमेंट आप खुद से लिखिएगा। ये हो गया रूल्स, फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए रूल्स है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लर्न करिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, ये है ना, इससे ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है मोशन ऑफ चार्ज। तो ये जो डायरेक्शन होगा पुशिंग वाला, तो ये फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। तो ये सबसे बेटर रूल ये है, बहुत इजी है समझने में। इसको सेट करने में थोड़ा सा क्या होगा, आपको प्रॉब्लम कठिनाई होगी, हो जाएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं, समझने की बात है, लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए बेटर पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखना, हम इसका यूज़ करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। अब जो टॉपिक्स आएंगे उनमें हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अब हेडिंग रहेगा आपका, हेडिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन चेक करना है। क्या चेक करना है? मोशन, मतलब उसका मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, ये चेक करना है। तो 1D कब होगा, 2D कब होगा और 3D कब होगा, है ना, ये चेक करना है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट इसमें बनाएंगे हम लोग, केस फर्स्ट। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मोशन करे तो क्या होगा? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in the direction of मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, बोलो, और जो चार्ज पार्टिकल हमारा है प्लस Q, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तो v और b के बीच का एंगल कितना बनेगा? कहोगे 0 डिग्री। तो कोई फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? 0। जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करता चला जाएगा, है ना। तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन। इसका मोशन कैसा है? 1 डायमेंशन है, 1D। क्लियर है ना? जब फोर्स ही नहीं लग रहा, सीधे अपने रास्ते से बेचारा सीधे साधा निकल जाएगा, है ना, कोई इसको रोकने टोकने वाला है ही नहीं, भाई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, तो सीधा निकल जाएगा, है कि नहीं। चाहे पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, अपोजिट में जाए, बिल्कुल फ्री है ना, ये फ्री है आने जाने के लिए, ऐसे सेम डायरेक्शन में और अपोजिट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला केस, है ना। दूसरा केस हम लेते हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या चले, परपेंडिकुलर मोशन करे तो क्या होगा, है ना।
तो केस सेकेंड, व्हेन चार्ज पार्टिकल, लिख लीजिए आप लोग केस सेकेंड, हेडिंग बना दीजिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स और एंटर्स perpendicular to the direction of electric field, यह है आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है ना। इसका भी मतलब आप जानते हैं क्या होता है अच्छी तरह से, है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और अंदर जा रही है, ऐसे जा रही मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही मैग्नेटिक फील्ड है ना। ढेर सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं अंदर की तरफ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रही है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो यहाँ से हमने लिया Q, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये v वेलोसिटी से ऐसे इंटर्स कर रहा हो, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या होगा इसके साथ? इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किधर लगेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसके मोशन के परपेंडिकुलर। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा वो हम निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो कर रहा है ऐसे, ये मोशन है, थंब मोशन है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये जो है होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, तो इसे क्या करेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। तो रख दिया ऐसे, हम ऐसे भी रख सकते हैं ना, ऐसे रखेंगे, थंब किधर आएगा? थंब हमारा इधर आ रहा है, लेकिन थंब मोशन को दिखाता है, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको रखना होगा कि थंब जो ये मोशन है इसके डायरेक्शन में थंब रहे, इसके डायरेक्शन में क्या हो? थंब रहे। अगर हम ऐसे करें मोशन तो इधर हो रहा है, तो इधर कोई मतलब नहीं रखने का। सोचो ध्यान से, अगर दिया रहा तो तब करते ऐसा। तो जिधर मोशन हो रहा है उधर हमको क्या रखना है? थंब रखना है, ध्यान रखना। जिधर मोशन होगा उधर थंब रखना है, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर को फिंगर को रखना है। तो अगर हम ऐसे रख देते हैं ऐसे, तो इधर मोशन हो गया और इधर मैग्नेटिक फील्ड फिट बैठ रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब जैसे यहाँ पे इंटर्स करेगा एक फोर्स इस पर इधर तरफ ऊपर की तरफ लगेगा। इससे क्या होगा? थोड़ा सा ये लड़खड़ाएगा, अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा लड़खड़ाएगा भाई। तो कोई भाग रहा हो ऐसे खींचने को, उसको थोड़ा लड़खड़ाएगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा क्रॉस ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वही लगाओ तो फिर फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर फोर्स ऐसे हो जाएगा। अब इसका जो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इस फोर्स को, एक बार फोर्स लग गया ना तो कंटिन्यूअस ये मोशन करेगा, तो फोर्स क्या रहेगा? लगता रहेगा। और ये क्या करेगा? एक जो है धीरे 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 एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है? ये मूव करता है। क्लियर? ये बार बार मूव, इस पर फोर्स लगेगा, कंटिन्यू क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा ना बेटा। इसको हमने क्या कराया? यहाँ पे इंटर्स करा दिया। देखो धीरे से ये आगे जाएगा। पहले मान लो बहुत हाई स्पीड से, मान लो यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से फोर्स जब लगेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? थोड़ा चेंज होगा। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर फोर्स लगेगा ना, फिर आगे बढ़ेगा फिर फोर्स लगेगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर फोर्स लगेगा। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसके मोशन का डायरेक्शन भी क्या होता रहेगा? ये तो यही रहेगा। बस खाली देखो ऐसे, देखो ऐसे, अभी ऐसे था, थंब ऐसे था, फिर थंब ऐसे हो जाएगा, फिर थंब ऐसे, थंब ऐसे, देखो थंब ऐसे होते हुए देखो, फिर ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका जो पाथ होगा ना
वो एक सर्कुलर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। मतलब ये एक सर्कुलर पाथ की पे क्या करके चल करके मूव करेगा। हाँ, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्लियर? और इसकी ईच पॉइंट जब यहाँ पहुँचेगा ना, इसका फोर्स इधर रहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स। जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इधर रहेगा, इधर रहेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इधर रहेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तब फोर्स इधर रहेगा। ऐसे यहाँ जब पहुँचेगा फोर्स इधर लगेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इधर लगेगा। इसकी ईच पॉइंट में फोर्स इधर लगेगा, हमेशा इधर लगेगा। क्लियर है ना? ये मैग्नेटिक फोर्स है। और सब जगह फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। और ये फोर्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है। देखो, अगर इसका सेंटर में क्या मान लो O, और इसका रेडियस में ये R मान लो। कितना मान लो? R। ये सेंटर की तरफ देखो एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी रेडियस है आपका, तो ये भी सेंटर की तरफ काम कर रहा है। ये भी रेडियस है, सेंटर की तरफ काम कर रहा है। ये भी रेडियस है, सेंटर की तरफ काम कर रहा है। मतलब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, अगर वो v स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, ये फोर्स कितना होगा? QVB। इतना फोर्स काम करेगा इस पर। कितना काम करेगा? क्योंकि यहाँ V और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इतना ईच पॉइंट पर QVB काम करेगा और ये सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करेगा। और ये हमेशा किधर काम करेगा? सेंटर की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। ये कैसा बिहेव कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और चार्ज पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, mv²/r होता है ना? तो इस पर जो फोर्स लगेगा mv²/r, वो QEV की क्या होगा? बराबर होगा। उसी का काम कर रहा है तो उसके बराबर होगा। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को या बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करना है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा QVB है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है ना? तो आप इसमें केस सेकंड आपने नोट कर लिया होगा, हेडिंग है ना? तो फिगर बना लिए, पहला काम करिए, फिर हम इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर परपेंडिकुलर इंटर्स करेगा चार्ज पार्टिकल, तो उस पर एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, जिसका डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। और अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है। किस पर ट्रेवल करेगा? सर्कुलर पाथ पे। और सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने के लिए इसे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कैसा बिहेव करेगा? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें लिखिए सपोज a charge q of mass m enters in a uniform magnetic field with velocity v, clear? With velocity v, ठीक है? तो by right hand palm rule, right hand palm rule, charge particle travels
इन अ सर्कुलर पाथ, किसमें ट्रेवल करता है? इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कितने रेडियस के? आर रेडियस के, ठीक है ना। आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे क्या करता है? ये ट्रेवल करता है। इट एक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट करता है, एक्वायर करता है, विच क्या लीजिए, या ये फोर्स कहाँ से ऑब्टेंड होता है? इट इज ऑब्टेंड बाय मैग्नेटिक फोर्स। किससे मिलता है ये? मैग्नेटिक फोर्स से मिलता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? रेडियस। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, और ये होता है qvb। तो एक v कैंसिल, यहाँ से अगर हम r निकाल लें तो रेडियस हमें कितना मिलेगा? m×v/qb। क्लियर? यही है रेडियस, यही डिराइव करना होता है। और न्यूमेरिकल में आपको रेडियस ही पूछेगा, ठीक है ना। आपको चार्ज दिया रहेगा, हाँ रेडियस पूछेगा, मास दिया रहेगा b और v, ये तीन चीज़ें चार्ज भी आपको दी रहेगी। इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, आपको चार्ज पता ही रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए q के प्लेस पे स्मॉल e रख देंगे, और स्पीड दिया रहे, मास तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, b दिया रहेगा, रख के रेडियस निकाल लेंगे, है ना। और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ये अपने आप में क्या है? एक प्रिंसिपल है। और इसी प्रिंसिपल पर काम करता है एक डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन, NCERT मेंशन है साइक्लोट्रॉन। CBSE बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के पर्पज़ में है, JEE मेंस नीट के लिए है। तो साइक्लोट्रॉन भी क्या होता है? डिवाइस होता है जो इसी तरह प्रिंसिपल पे काम करता है। वो एक्स चार्ज को एक्सलरेट करने का काम आता है, ठीक है ना, मोशन कराने के लिए। तो रेडियस कितना है इसका? याद रहेगा mv/qb। अगर ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितना रिवोल्यूशन? तो इसमें जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे हम? टाइम पीरियड। बोलो, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसका? तो टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है, टाइम पीरियड, तो क्या करेंगे? इसका लेंगे हम सरकमफ्रेंस। क्या लेंगे? सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है बेटा? v। तो टाइम पीरियड को t से नोट करेंगे, 2πr लिखेंगे, अपॉन स्पीड v लिखेंगे। आप इसको चाहो तो बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। उस r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πr की वैल्यू mv/qb, और पूरे अपॉन v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2πm/qb। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। इक्वेशन नंबर थर्ड बना दीजिए। तो टाइम पीरियड भी कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कैलकुलेट करने के लिए। तो 2πm/qb, हाँ, कितना एक रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम नहीं, टाइम पीरियड पूछेगा आपसे। टाइम पीरियड मतलब समझ रही हो? एक रिवोल्यूशन में, हाँ, सिर्फ एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है वो अगर आपसे पूछ ले तो आप ऐसा निकालोगे 2πm/qb। सब पढ़े हो टाइम पीरियड, वो जानती हो ना, वही टाइम पीरियड जो हम लोग यूज़ करते हैं सर्कुलर मोशन में, वही सर्कुलर मोशन वाला टाइम पीरियड है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा ये, उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। तो ये यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ लिख लेना नीचे से फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड,
तो 1/2πm/qb, qb जाएगा ऊपर, तो फाइनली हमें फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या मिलेगा, qb/2πm। तो ये भी याद रखना फार्मूला, कभी कभी फ्रिक्वेंसी भी पूछ लेता है आपसे कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, है ना, और ये हर्ट्ज में आएगा, वो सेकंड में आएगा। तो ये सब फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए, यही है केस सेकंड। ठीक है, तो अब केस थर्ड, ये था केस सेकंड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब केस थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मोशन कराया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कराया, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हुआ। कैसा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। क्लियर, क्योंकि ये एक प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है, ये एक प्लेन में हो रहा है। ठीक है, अब केस थर्ड रहेगा कि अगर चार्ज पार्टिकल, लिख लीजिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल moves at angle theta with the direction of मैग्नेटिक फील्ड B। जैसे मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हाँ, हम इसे y एक्सिस कह देते हैं और मैं इसे कह देता हूँ x एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, x एक्सिस डायरेक्शन में है, और मैंने इसमें एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से मैंने क्या किया, इसको थ्रो किया, है ना। तो इसका पाथ कैसा होगा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, मतलब सर्कुलर पाथ मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा मोशन करेगा। क्लियर, सर्कुलर पाथ करता हुआ ये आगे बढ़ेगा, मतलब एक प्लेन मोशन तो कर ही रहा है, साथ में आगे भी बढ़ रहा है। मतलब इसका कैसा लग रहा है, कुछ 3D नहीं लग रहा है भाई, एक तो मोशन प्लेन में कर रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे करते, तो ये इसका मोशन 3 डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, 3D। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है v cos थीटा बन रहा है जो इसको आगे बढ़ा रहा है, एक वर्टिकल बन रहा है v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तो वो हमेशा क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। इसके जो केस पहले से सेकंड पढ़ा है उसमें क्या था, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी तो सर्कुलर मोशन बनाना, और जो उसकी डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी उसमें स्ट्रेट लाइन, तो इससे आगे बढ़ेगा और इससे क्या करेगा, सर्कुलर पाथ चलेगा। ठीक है, ध्यान दो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, ये हुआ इसका एक रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पे हुआ दूसरा रिवोल्यूशन, तो दूसरे रिवोल्यूशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। 1 रिवोल्यूशन में, कितने रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग कहते हैं पिच। क्लियर, तो पिच निकालेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना इनटू जो टाइम पीरियड लगता है, तो ये हम पिच निकालते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। क्लियर, ये हम पिच निकालते हैं, और t इक्वल टू इसमें कितना, 2πm/qb। क्लियर, यहाँ रख देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट पिच का जो फार्मूला आएगा वो आएगा v cos थीटा, है ना, इंटू 2πm/qb। तो फाइनली आएगा 2πm v cos थीटा अपॉन qb।
ये पिच निकालने के लिए सवाल पूछता है आपसे, क्या पूछता है? पिच। और इसके कारण जो सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस कितना होगा? तो रेडियस वही फार्मूला है mv बाई क्यू बी। तो यहाँ v के प्लेस पे v परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। चार्ज कितना है यहाँ पे? q। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड b है तो v परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? v साइन थीटा। तो रेडियस हमारा होगा mv साइन थीटा बाई क्यू बी। क्लियर? फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, और इसी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कितना? क्यू बी बाई 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी भी यही रहेगी, टाइम पीरियड भी यही रहेगा फार्मूला। फर्क है रेडियस का और पिच का। क्लियर है? तो ये 3 डायमेंशनल मोशन करा, मतलब सर्कुलर मोशन करा तो एक प्लेन में कर रहा है, 2D हो गया, आगे भी बढ़ रहा है। तो अगर आप इसे हाँ 2 पाई एम बाई क्यू बी बाई 2 पाई एम। अच्छा यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, तो बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपको। तो 2 पाई एम होना चाहिए, हमने बी मिस्टेक से लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। अब इसको अगर आप एक प्लेन में कहें तो प्लेन में ही मोशन कह लीजिए, और तो मतलब 2D कह लीजिए, 2D। अगर आगे बढ़ता है, इसको अगर एक डायरेक्शन देते हैं ऐसे, तो 3D भी मान लेते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी एक डायरेक्शन ऐसे कर रहा है, एक इधर है एक इधर है, एक प्लेन है ऑलरेडी, तो 2 डायमेंशनल मोशन है। बट ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 3D मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो केस थर्ड के साथ ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे द एंड होता है। इसके आगे का जो लेक्चर होगा, नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।